आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अगस्त महीने की 7 तारीख है, सोमवार का दिन। मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। लोकसभा की तारीख में आज एक दिलचस्प दिन है। एक तरफ सवाल है कि आज पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी या बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सांसदी छीनी जाएगी। और चूंकि संसद सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, तो इस हफ्ते कौन कौन से कामकाज होंगे पता करेंगे। फिर बात होगी मणिपुर की। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, और राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नाम पर क्यों एनडीए के सहयोगी ने साथ छोड़ दिया है, समझेंगे। और आखिर में क्रिकेट की भी बात करेंगे। T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत लगातार 2 मैच हार चुका है, तो कौन सा डिपार्टमेंट भारतीय टीम की लगातार हार की वजह बन रहा है। लेकिन उससे पहले शुभम तिवारी से सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। मणिपुर में कुकी पीपल्स अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लिया समर्थन वापस। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अदालत ने राज्य के डीजीपी को किया है तलब। दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में होगा पेश। ये बिल 3 अगस्त को लोकसभा से हो चुका है पास। इस बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हल्द्वानी अतिक्रमण मामले की आज होगी सुनवाई। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बनी अवैध अतिक्रमण को ढहाने पर अब भी लगी हुई है रोक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे जारी। मस्जिद के बाहर और भीतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। सदन में पहले ही से हंगामे के आसार। ट्यूनीशिया के तट पर जहाज डूबने से 4 लोगों की मौत, 51 लोग लापता। पाकिस्तान में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत। हजारा एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गई थी। और वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे T20 मैच में हराया। वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में हुई 2-0 से आगे। हर रोज हंगामे से गुजर रहा संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम हफ्ते में पहुंच चुका है। 11 अगस्त को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होना है। अगर हम आज की बात करें तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी और आज वो लोकसभा में मौजूद रहेंगे। हालांकि स्पीकर ओम बिरला की ओर से इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। पेपर वर्क के हिसाब से ओम बिरला के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा हो सकता है। राहुल गांधी के साथ ही साथ वो बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता पर भी फैसला ले सकते हैं। आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई है और नियम के हिसाब से कठेरिया की सांसदी भी जा सकती है। लोकसभा से पास होने के बाद आज दिल्ली सर्विस से जुड़े अध्यादेश को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और निचले सदन में डेटा प्रोटेक्शन बिल को विचार विमर्श के लिए रखा जाएगा। सत्र के आखिरी के 3 दिन को सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रखा गया है। और ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए हमने फोन में लाया आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा को। सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी माना जा रहा है संसद का मानसून सत्र का आज का दिन। उसका कारण ये है, राहुल गांधी, उनको जो 2 साल की सजा मिली थी मोदी सरनेम को चोर कहने पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले की कॉपी जो है लोकसभा स्पीकर को पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि लोकसभा स्पीकर कब जो है राहुल गांधी का जो लोकसभा की सदस्यता है उसको बहाल करते हैं। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, जितनी जल्दी आपने उनकी सदस्यता को रद्द किया था सूरत कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, उतनी ही तीव्रता से जो है आप उनकी सदस्यता को बहाल करिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। लेकिन देखना यह है, अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो क्या गौरव गोगोई, आप जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है उस पर वो चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है उस पर प्रस्ताव पर जो है वो इनिशिएट करें और पहला भाषण जो है वो राहुल गांधी का हो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जब सरकार लेकर आई है। अगर ऐसा होता है तो 3 दिन की चर्चाओं में सबसे मुख्य बिंदु अगर रहेंगे तो राहुल गांधी का भाषण होगा। और उसके बाद ये माना जा रहा है, जो हमारे बता रहे हैं सरकार के, ये कि गृह मंत्री अमित शाह भी अविश्वास प्रस्ताव के अंदर चर्चा के दौरान जो है इंटरवीन कर सकते हैं। और अंत में 10 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देंगे। बहरहाल ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार के संख्या बल को लेकर नहीं लाया गया है। उस अविश्वास प्रस्ताव में कहीं ये इस बात का मेंशन नहीं है कि सरकार ने अपना बहुमत जो है वो सदन के अंदर खो दिया है।
अविश्वास प्रस्ताव इस बात को लेकर लाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मणिपुर पर सदन में बयान नहीं दे रहे। हिमांशु, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिनों का समय रखा गया है, तो विपक्ष और सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है इन 3 दिनों के लिए? लोकसभा में 3 दिन की चर्चा होगी और चर्चा के दौरान जो है अगर हम देखें प्रतिदिन जो है लगभग 6 घंटे का समय यानी 18 घंटे की डिबेट जो है वो रखी गई है सिर्फ इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए। विपक्ष की इसमें स्ट्रेटेजी जो रहने वाली है, जो रणनीति रहने वाली है वो यही है कि सरकार को घेरा जाए मणिपुर पे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी चाहती है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार के केसेस उजागर हो रहे हैं, उस पे कांग्रेस को घेरा जाए। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जो नए साथी दल बने हैं, यूपीए को छोड़कर अब नया गठबंधन जो विपक्षी दलों का बना है, उसको टारगेट करने की कोशिश जो है वो सरकार की भी रहेगी। और सरकार ये बताने की कोशिश जरूर करेगी इंडिया गठबंधन में जो विपक्षी दलों का है उसमें जो दल शामिल है वो कभी ना कहीं यूपीए में रहे। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि वो ये जनता तक मैसेज लेके जाए ये वही यूपीए है जिसपे भ्रष्टाचार के लगातार केसेस हैं, उनके नेताओं के ऊपर हैं, चाहे वो अलग अलग दलों के हों, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी के हों या डीएमके के हों या अन्य दल हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों। ये तमाम वो दल हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिन पर कई तरीके की जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा। मणिपुर में लगी आग में हर रोज घर जल रहे हैं। शनिवार की देर शाम लैंगोल गांव में भीड़ ने 15 घरों को फूंक दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस की गोलियां दागी। सुबह तक स्थिति पर काबू पा लिया गया था। बाद में हिंसा प्रभावित इलाके में 10 अतिरिक्त पैरामिलिट्री कंपनी को डिप्लॉय किया गया। इससे पहले शुक्रवार को करीब 500 दंगाइयों की भीड़ ने इंडियन रिजर्व बटालियन के कैंप पर धावा बोल भारी मात्रा में बंदूक और गोलियां लूट ली थी। इसकी रिकवरी के लिए लगातार छापेमारी भी जारी है। इस घटना के बाद पुलिस ने कॉटरुक हिल्स में ऑपरेशन चलाकर 7 अवैध बंकरों को नष्ट किया। राज्य के हालात को संभालने के लिए मणिपुर में 120 के करीब कंपनियां मौजूद हैं। राज्य की पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पुलिस और फोर्स के बीच तालमेल की कमी है। इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। तो हम आर्मी हैं, हमें करने दो हमारा काम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ये वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि असम राइफल्स के जवान और राज्य की पुलिस आमने सामने हैं। तो किस आधार पर ऐसी बातें कही जा रही हैं, इसे समझने के लिए हमने बात की इम्फाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से। देखिए, जो असम राइफल्स का अभी वीडियो बार बार वायरल हो रहा है, तो इसलिए इससे हम लोग को मालूम चल सकता है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे जो परिस्थिति चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस है उनका, क्योंकि हम लोग को भी ये इंसिडेंट देखने को मिला है कि फिलहाल ये जो एक जगह में जहाँ पे मणिपुर का जो स्टेट पुलिस है उनका पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए ट्राई किया गया था। यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि अभी फिलहाल जो स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स है उनके साथ तालमेल एकदम ही नहीं है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। पर देखिए, वो बार बार डीजीपी भी चेंज होने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि तालमेल बनाने की ट्राई कर रहे हैं। पर जो असम राइफल्स है मणिपुर में काफी दिन से है, जैसे हम लोग बोल सकते कि मणिपुर पुलिस जितना दिन से, असम राइफल्स भी उतना दिन से वहाँ पे मणिपुर में ऑपरेशन चला रहे थे और वहाँ पे कर रहे थे। उनका काफी कोर्स ऑफ एक्शन जो ऑपरेशन स्टैंडर्ड है उनका काफी दूसरा ऑपरेशन स्टैंडर्ड है जो मणिपुर पुलिस से तालमेल नहीं कर सकते, कि हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। जो पुलिस है, जो स्टेट पुलिस होता है और जो असम राइफल होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस होता है, उन लोग का तालमेल हम लोग कभी भी एक साथ जुड़ नहीं सकते हैं। एक वीडियो में भी बार बार जो महिला है वो बार बार पूछ रहे हैं कि आपका आधार कार्ड दिखाइए, ये सब बार बार निकल रहे हैं। ये स्टेज इंसिडेंट हम लोग क्योंकि वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अभी से निकल रहे हैं, पर पहले भी सिर्फ असम राइफल के साथ ही नहीं और जो मिलिट्री के साथ, जो आर्मी के साथ भी ऐसा बात हुआ था।
काफी आर्मी का गाड़ी भी रुका गया था, जो अभी नहीं, जो फेस इंसिडेंट पहले से हो रहा था तब भी ऐसा इंसिडेंट निकल के आया था कि आर्मी जो आर्मेड फोर्स है उनका गाड़ी रुका के उनको कहा जा रहे हैं उनका आइडेंटिटी का एक क्रॉस चेक करने का, जो सिर्फ मेटे और कुकी कम्युनिटी, बोथ कम्युनिटी का जो हिल और वैली है दोनों कम्युनिटी के साथ भी ये सब हो रहा था। जो चेक, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि काफी चेक पोस्ट बना गया है जो लोकल बॉडी से उन लोग से, और लोकल चेक पोस्ट क्यों बना गया है कि उन लोग नहीं चाहते हैं कि दोनों कम्युनिटी एक साथ क्रॉस नहीं करे, क्योंकि असम राइफल्स, क्योंकि ऐसा भी मिस इन्फॉर्मेशन निकल के आया था कि जो असम राइफल्स है पुलिस है, क्योंकि एक इंसिडेंट पहले हम लोग बोलते एक पास में जो अभी वायलेंस चल रहा है वहाँ पे एक्सप्रेस इंसिडेंट निकला था कि वहाँ पे एक पुलिस गाड़ी में पुलिस यूनिफॉर्म पहन के जो दूसरा अनआइडेंटिफाइड जो मिसक्रिएंट्स है उन लोग को वहाँ पे ट्रेवल करने के लिए, क्रॉस करने के लिए उन लोग को एक मतलब साजिश करने के लिए ट्राई किया गया था। इसलिए दोनों कम्युनिटीज का जितना भी महिला है, जो जितना भी जो लोकल बॉडी से उन लोग क्रॉस चेक करते हैं ये बात जानने के लिए कि कल ऐसा वायलेंस अगर निकल के आए किसी को ब्लेम नहीं किया गया है। तो मणिपुर में रोज़ हिंसा की खबरें आ रही हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों से नाराज़ है, सरकार में मौजूद मंत्री भी कई दफ़ा मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा चुके हैं। तो अभी ताज़ा मामला इसी आधार पर कुकी पीपल्स अलायंस का एनडीए छोड़कर जाने की भी है। इससे मुख्यमंत्री के ऊपर इस्तीफा देने का जो दबाव है क्या बढ़ गया है? एक एक्सक्लूसिव जो कमेंट आया है अभी फिलहाल सिर्फ इंडिया टुडे और आज तक के लिए सिर्फ है, एक एक्सक्लूसिव जो कमेंट आया है जो लीडर है उनका, जो आपने बोला है कि कुकी पीपल्स अलायंस का जो पार्टी उन्होंने अपना सपोर्ट दिखा रहे थे, उन लोग ने विड्रॉ किया है। उन्होंने फिलहाल ही बोला है, हम लोग को एक्सक्लूसिवली बोला है कि जो बीरेन सिंह का गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, उन लोग को बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को सिर्फ बीरेन सिंह और मेटे कम्युनिटी का लीडर एक चीफ मिनिस्टर होने से प्रॉब्लम है। उन लोग ने सिर्फ डायरेक्टली क्लियरली बोला है कि अगर कोई नेक्स्ट बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर होता है, बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर होता है नेक्स्ट टाइम में, वो लोग सोचेगी उन लोग को सपोर्ट दिखाने के लिए, और उन लोग का मेन प्रॉब्लम है फिलहाल, उन लोग का मेन मोटिव है अगर बीरेन सिंह स्टेप डाउन नहीं होते हैं प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए मणिपुर के लिए, और उन लोग का मेन मोटिव है यही कि बीएनसी को स्टेप डाउन करके जो नेक्स्ट लीडर आते हैं उन लोग से बातचीत करके ये बात निकलना चाहिए। अब तक मणिपुर में 160 जानें जा चुकी हैं, हजारों लोग घायल हैं। अब तक एन बीरेन सिंह की कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ा। 2 विधायकों वाली केपीए के चले जाने से संख्या के लिहाज से उनकी कुर्सी डगमगाती नहीं दिखती। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारस्वत। और अब बात क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज ने भारत पर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने इंडिया को दूसरे T20 मुकाबले में 2 विकेट से हराया। इस जीत की मदद से कैरिबियाई टीम 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की बढ़त पर आ गई है। मैच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया। सीरीज का तीसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर होगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 152 रन बनाए। इस टारगेट को कैरिबियन टीम ने 18.5 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मेजबान टीम की ओर से निकोलस पूरन ने सबसे अधिक 67 रन बनाए। दूसरी पारी में स्कोर डिफेंड करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिली थी। पहले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। तीसरे ओवर में भारत को तीसरी सफलता भी मिल चुकी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को मुसीबत से निकाला और जीत के करीब ले गए। हालांकि मैच के 15वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लेकर टीम की वापसी जरूर कराई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो उतार चढ़ाव भरे इस मैच के बारे में हमारे साथी कुमार केशव ने आज तक रेडियो के खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से बातचीत की है। सुनिए। इकबाल, पहले T20 मैच में इंडियन टीम 150 का जो स्कोर है वो चेज नहीं कर पाई, और दूसरे मैच में हमने देखा कि 150 का जो स्कोर है वो हम डिफेंड नहीं कर पाए। तो क्या अलग रहा दोनों मैच में? आई थिंक देखिए केशव, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैच में तो हमने बड़ी खराब बल्लेबाजी की। वो तो गेंदबाजों को क्रेडिट जाता है कि पहले में बहुत नीचे तक मैच को लेके गए, डाउन द वायर मैच गया और हम अल्टीमेटली हारे जरूर, लेकिन एक संघर्ष दिखा था। बट इस दूसरे T20 में मुझे लगता है कि बैटिंग तो आपकी चल ही नहीं रही है,
वही ढर्रे पे बैटिंग चली है। बट अनफॉर्चुनेटली जो संघर्ष पहले T20 में भारतीय बॉलर्स ने दिखाया था वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग नजर आया। हालांकि निकोलस पूरन का विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि शायद भारत वापसी कर लेगा इस मैच में, बट वही है कि इतने कम रन चाहिए थे, गेंदें बहुत ज्यादा थी, तो अगर खड़े भी रह जाते तो वो रन बन जाते और अल्टीमेटली हुआ भी वही। तो बैटिंग तो खैर वो भारत जिस अंदाज में बैटिंग करता है वो तो बिल्कुल भी उसकी झलक तक नहीं दिखी है। बट अनफॉर्चुनेटली भारत की बॉलिंग भी उस लिहाज से हुई नहीं। स्पेशली स्पिनर्स का जो पहला स्पेल था केशव, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। रवि बिश्नोई के पहले ओवर में 18 रन आ गए, इसके बाद यूजी चहल को भी थोड़े से रन पड़े। तो मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज ने इस मुकाबले को भारतीय गेंदबाजों से छीन लिया, वो है निकोलस पूरन। एक बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाए भारतीय गेंदबाज मिलकर के और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है अभी तक के 2 मुकाबलों में वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आपने बॉलिंग का जिक्र किया, कुलदीप यादव इंजर्ड हो गए थे अनफॉर्चुनेटली और इस मैच में अवेलेबल नहीं थे। अक्षर पटेल को आपने खिलाया, लेकिन आपने बतौर बल्लेबाज उन्हें खिलाया क्योंकि उन्हें एक भी ओवर फेंकने को नहीं मिले। तो क्या आपकी बल्लेबाजी जब क्लिक नहीं कर रही है और आपके प्लान में ऐसा था कि अक्षर से गेंदबाजी नहीं करानी है, तो क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं होता अक्षर की बजाय यशस्वी को या किसी और बल्लेबाज को आप अकोमोडेट कर लेते टीम में? बिल्कुल हो सकता था केशव, और सिंस आपकी बैटिंग उस तरह से चल नहीं रही है, ऊपर से लेकर के मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल रन नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप यशस्वी को अकोमोडेट कर सकते थे। और देखिए अक्षर से एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं कराई। कारण ये है कि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं इस वेस्ट इंडियन टीम में, तो बेहतरीन निर्णय होता कि आपने अक्षर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया एज अ बॉलर, तो आप एक बैट्समैन खिला सकते थे। बट वही है कि अब टीम एक ढर्रे पर चल रही है, क्या सोच है, एक्सपेरिमेंट के नाम पर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर सीरीज बचाना है पहले और आपको जीतना है तो उसके लिए इंडिया को अपने अप्रोच में क्या बदलाव करने होंगे? बिल्कुल बदलाव करना होगा केशव, क्योंकि अगर यहाँ से अगर अगला मुकाबला हारे तो फिर सीरीज तो हाथ से गई और ये बड़ी भद पिटने वाली बात हो जाएगी। भारत का जो रेपुटेशन है T20 क्रिकेट में इतना भी खराब नहीं है जितना खराब रिजल्ट भारत के हक में आया है पहले 2 T20s में। तो यकीनन अपने जो प्रदर्शन का स्तर है उसको ऊपर उठाना होगा। स्पेशली बैटर्स को रन करने होंगे केशव। देखिए बॉलर्स तो फिर भी आप के लिए लड़े, पहले T20 में भी लड़े और दूसरे T20 के आखिर में भी लड़े, हालांकि वो मैच नहीं बचा पाए, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं बॉलर्स से ज्यादा दोष बैटर्स को दूंगा कि आपके बैटर्स रन नहीं कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ना ही शुभमन गिल है, ईशान किशन भी फंस रहे हैं थोड़ा सा। तो डेफिनेटली भारत को बस ये है कि रन करने होंगे, बैटर्स को रन बनाने होंगे। आपने देखा होगा थर्ड वनडे मैच में भारत ने 350 रन कर दिए। बैटिंग में वो पोटेंशियल है, तो बैटर्स रन करेंगे तो फिर गेंदबाज जो है बाकी का काम कर लेंगे। बट यहाँ अनफॉर्चुनेटली भारत की बैटिंग भी नहीं चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भारतीय टीम के सामने है। तो जैसे केशव और इकबाल ने बताया, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारत को सीरीज के हर मैच को जीतना होगा। इसका तीसरा मुकाबला कल, जैसे कि मैंने बताया, गुआना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब चलते हैं सीधे शुभम तिवारी के पास, जो तैयार बैठे हैं आपको सुबह सुबह देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को बताने के लिए। गुड मॉर्निंग खुशबू। अखबार जनसत्ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ऊपर तस्वीर है। हेडलाइन है कि भ्रष्टाचार और वंशवाद भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री वैसे तो कल 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रख रहे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के साथ ये कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है। और प्रधानमंत्री का आरोप था कि विपक्ष का ये सिद्धांत है कि वे ना ही काम करेंगे और ना किसी को काम करने देंगे। इसी खबर के बरक्स आप एक और रिपोर्ट देखें जो कि इंडियन एक्सप्रेस में है, मनोज सीजी की रिपोर्ट। इसमें विपक्षी नेताओं के बयान, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जो आए हैं उसको शामिल किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 10 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति की है और नकारात्मक राजनीति की है। एक खबर और, नो हिंसा में जो पथराव के लिए इमारतों का इस्तेमाल किया गया, उनमें बहुतों को अवैध बताकर उनको बुलडोजर से गिराया गया है। जनसत्ता पर ही तस्वीर है जिसमें बुलडोजर से अवैध 3 मंजिला एक इमारत को गिराया जा रहा है। जिला प्रशासन का इसमें एक बयान है कि 16 अवैध इमारतों की पहचान की गई थी जिन पर रविवार को यानी कल बुलडोजर चलाया गया। वहीं उस खबर पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने आज के दिन वाले हिस्से में बातचीत की कि राहुल की सदस्यता पर
टिकी निगाहें, लोकसभा सचिवालय आज फैसला ले सकता है। साथ ही वो भी खबर जिसकी आज के दिन वाले हमने इससे में बात की अखबारों में पहले पन्ने पर है कि मणिपुर में एनडीए की जो सहयोगी है केपीए, उन्होंने समर्थन वापस लिया है और चिंताएं अब भी कम नहीं हुई हैं। इम्फाल में 15 घर कल ही फूके गए हैं। कांगपोकपी में मुठभेड़ के बाद हथियार जब्त किए गए हैं। वहीं महिलाओं से दुर्व्यवहार वाले मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में शुभम पढ़ रही हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार किया है और पुलिस के ही मुताबिक ये जो आदमी है वो उस ग्रुप का एडमिन है जिसमें किसी और व्यक्ति ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मामला भदोही का है, लिखने वाला फरार है लेकिन ग्रुप के एडमिन को पकड़ लिया है और गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान शहाबुद्दीन अंसारी के रूप में की गई है और जिसने अपमानजनक कमेंट लिखा था उसका नाम मुस्लिम अंसारी है। खुशबू, आप उत्तर प्रदेश में उस व्हाट्सएप एडमिन पर कार्रवाई की खबर बता रही थी। मैं यूपी के सिद्धार्थनगर की खबर बता रहा हूँ। यहाँ चोरी का आरोप लगाकर 15 और 10 बरस के 2 बच्चों के साथ बर्बरता हुई। बच्चों के प्राइवेट पार्ट में यानी गुप्तांग में ऐसे आरोप हैं कि पहले मिर्ची झोंकी गई और फिर बोतल में भरकर पेशाब पिलाई गई। और इस बर्बरता पर भी लोगों की निगाहें एक वीडियो के वायरल होने के बाद ही आई हैं। इस तरह की भी जानकारियां हैं कि पेट्रोल का इंजेक्शन इन बच्चों को लगाया गया और घटना से संबंधित 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय सांसद हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा है कि इस बर्बरता ने तालिबानी क्रूरता को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं एनडीए और इंडिया में आज पहली दफा संसद में जोर आजमाइश होगी क्योंकि राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश होगा। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रविवार दूसरे दिन भी मुठभेड़ हुई। ये शनिवार से लगातार जारी है और जम्मू में सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया है कि गांव में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसलिए रात भर गोलीबारी करके उनके भागने के सभी प्रयासों को नाकाम किया गया है। और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पर पढ़ रही हूँ। फाइनली पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएगा। पाकिस्तान सरकार ने इसकी परमिशन दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा गया कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान को अभी भी अपनी क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो इसलिए उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को इस बारे में बताया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात और यहाँ के अखबार डॉन के हवाले से 2 बड़ी खबरें यहाँ की अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। पहला ये कि पाकिस्तान में कराची से एबटाबाद जा रही हजारा एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा सिंध प्रांत के नवाबशाह के पास हुआ और अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं खबर ये भी पाकिस्तान से कि ऐसा लगता है कि वहाँ इसी साल होने वाला आम चुनाव अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वहाँ जो सरकार है शहबाज शरीफ की, उन्होंने ये ऐलान किया है कि नई जनगणना के बाद ही और दूसरा नई जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज को नए सिरे से ड्रॉ करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जो कि वहाँ का एक क्षेत्रीय संगठन है अफ्रीका का, उसने नाइजर मिलिट्री को रविवार तक ये समय सीमा दी थी, एक डेडलाइन दी थी कि राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम, जिनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट की गई थी, उनकी सरकार को दोबारा से बहाल किया जाए। लेकिन वो मियाद कल रविवार को बीत गई। ऐसे में अब नाइजर पर न सिर्फ पश्चिमी अफ्रीकी देश बल्कि और दूसरे देशों की ओर से सैन्य कार्रवाई के आसार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कल बड़ी संख्या में सेना को समर्थन देने वाले लोगों ने नाइजर में अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली और वहां की सेना के समर्थन में नारे लगाए। वहीं सूडान की आर्मी ने वहां के रिपब्लिक पैलेस पर हमला किया है और ये रिपब्लिक पैलेस अब तक वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके कब्जे में था। इससे न सिर्फ वहां की राजधानी खार्तूम में बल्कि और कई जगहों पर सेना और पैरामिलिट्री के बीच चल रही इस लड़ाई के और तेज होने की आशंका है। तो ये कुल मिलाकर खुशबू खबरें हैं दुनिया जहान की। और अब जान लेते हैं कि 7 अगस्त की तारीख जो है वो इतिहास में क्या अहमियत रखती है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को औपचारिक तौर पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1944 में पहले ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हार्वर्ड मार्क 1 को पेश किया गया। 1941 में नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे 10 बजे के न्यूज बुलेटिन में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।